जो देश यह सोचकर चीन के पास जाता है वह अपना सब कुछ खोता है। पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल और नेपाल के बाद अब ईरान। वैसे आपको बता दें, इजराइल और ईरान में इस वक्त खूब जोरों की चल रही है, लेकिन ईरान उफ तक नहीं कर पा रहा है। और इजराइल सबसे ज्यादा ताकतवर F-35 विमान के साथ अब कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी वजह से चीन के पाख्ता उड़े हुए हैं। तो अचानक से कल रात से दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां लोगों से पैसे क्यों मांग रही हैं? एक बार फिर से भारत और चीन आमने सामने होने के कगार पर पहुंचे। चीन अब नहीं मान रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कल रात में जो धमाल मचा है ट्विटर पर, उसे सुनेंगे आप तो चौंक जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियों के अकाउंट से एक मैसेज आता है कि आप मुझे कितने पैसे दोगे उसका मैं आपको डबल दूंगा, और उसके लिए एक लिंक दिया गया है। और इन हस्तियों में कौन कौन है तो आपको बता दें, इसमें आईफोन कंपनी एप्पल, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बैरक ओबामा समेत कई बड़ी हस्तियां हैं। बात दरअसल यह है कि इनके अकाउंट्स को हैकर्स ने हैक कर लिया था और उसमें क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन भेजने के नाम पर फ्रॉड करने के लिए इन बड़े लोगों के नाम का सहारा लिया गया था। जो लोग नहीं जानते हैं क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन क्या है वो जान ले। यह एक तरह का पैसा है जो डिजिटल फॉर्म में रहता है। हर देश में यह वैध नहीं है, लेकिन कुछ देशों में यह वैध है। कैब कंपनी उबेर, अरबपति निवेशक वॉरेन बफे, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन और अमेरिका की मीडिया सेलिब्रिटी किम करदाशियां समेत दूसरे नामी लोगों के ट्विटर अकाउंट भी हैक किए गए हैं। ट्विटर के सीईओ जैक डार्सी ने कहा कि यह एक मुश्किल वक्त है, हम जांच कर रहे हैं, जब एकदम साफ हो जाएगा कि यह कैसे हुआ तो आपसे जानकारी शेयर करेंगे। डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए अपने अकाउंट्स को सावधानी से इस्तेमाल करें। जो लोग खुश हो रहे थे कि भारत और चीन के बीच तनाव खत्म हो गया है, उनके लिए एक समस्या है, और जो लोग यह मानकर चल रहे थे कि चीन एक दोगला देश है और वह अपने दोगलेपन से बाज नहीं आएगा, उनके लिए यह आम बात है। भारत और चीन में सीमा विवाद को लेकर तनाव अभी तक पूरी तरह से टला नहीं है। पैंगोंग, डेप्सेंग और कई जगहों पर दोनों सेनाओं का पीछे हटना बाकी है। अभी दोनों देशों के बीच पूरी तरह सहमति बनने में भी कसर है। पूरी बात होने के बाद ही दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। दोनों देशों के बीच मैराथन मीटिंग चल रही है और बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन 15 जून को जो सीमा पर हुआ उसके बाद चीन पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। मंगलवार को भी दोनों देशों में कमांडर स्तर की बातचीत हुई जो लगभग 14 घंटे तक चली। दोनों देशों ने एक दूसरे का प्रस्ताव लेकर समीक्षा करने की बात कही। दूसरे चरण में सेनाओं के हटने के लिए अभी तक पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है। बुधवार को थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अपने बड़े अधिकारियों के साथ इस मामले में बैठक करने वाले हैं। इसके बाद शाम को चाइना स्टडी ग्रुप की भी बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हो सकते हैं। चाइना स्टडी ग्रुप को 1970 में बनाया गया था, जिसमें विदेश, रक्षा और गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल होते हैं। साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य विभागों के डायरेक्टर भी शामिल होते हैं। मई से एलएसी पर जो स्थिति बनी हुई है वह 1962 के युद्ध के बाद सबसे खराब है। ऐसे में सीएसजी मई से ही एक्टिव हो गया है। भारत चाहता है कि चीनी सेना पैंगोंग से 8 किलोमीटर पीछे जाए, लेकिन चीन की सेना अभी 4 किलोमीटर ही पीछे गई है। चीन अपने सैनिकों को फिंगर 8 से 5 के बीच में रखना चाहता है। भारत ने चीनी सेना के फिंगर एरिया 4 की रीज लाइन में उनकी सैनिकों की उपस्थिति का जिक्र किया और कहा है कि ये सैनिक हटाए जाना चाहिए। आपको बता दें, ऐसा कहा जा रहा है कि अब भी चीन के सैनिक फिंगर 8 से 5 के बीच में बड़ी संख्या में मौजूद है। भारत चाहता है कि तनाव को कम करने के लिए इस इलाके से सैनिक हटाए जाए। अगर चीन ऐसा करने पर सहमत नहीं होता है तो दोबारा वही स्थिति होगी जो पहले थी।
चीन ने गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान घाटी से अपने सैनिकों को वैसे पीछे हटाने का काम पूरा कर लिया है। साथ ही उसने भारत के मांग के अनुरूप पेंगोंग सो इलाके में फिंगर 4 की रीज लाइन में अपनी मौजूदगी भी कम कर दी है। आपस में सहमति वाले फैसले की तर्ज पर दोनों पक्षों ने ज्यादातर टकराव वाले स्थानों पर 3 किलोमीटर का एक बफर जोन भी बनाया है। वैसे आपको बता दें, 5 मई से 8 हफ्तों में पूर्वी लद्दाख में कई स्थानों पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच गतिरोध रहा है। आजकल ईरान में दनादन एक के बाद एक कई निशाने बन रहे हैं और ईरान इसके बारे में यह कह रहा है कि यह मात्र एक दुर्घटना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जहां जहां पर कार्रवाई हो रही है, संजोग से वो सारी जगह ऐसे निकल रहे हैं जो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट हों। यानी कि कोई है जो जानबूझकर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बना रहा है, लेकिन ईरान इसको खुल्लम खुल्ला स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अब आपको बता दें, वैसे ईरान कुछ कहे या न कहे, अंतरराष्ट्रीय मीडिया और अंतरराष्ट्रीय जगत इस तरफ इशारा कर रहा है कि ये सारी कार्रवाई हो रही है इजराइल की तरफ से, और इजराइल ने इसके बारे में पहले भी एक लिस्ट जारी करा था। आपको बता दें, जो मोसाद संगठन है इजराइल का, वह काफी मजबूत है। मोसाद एक खुफिया तंत्र है इजराइल का, जिसकी वजह से इजराइल जैसा छोटा देश सब पे भारी पड़ता है। एक अलग थलग छोटा सा देश जिसके चारों तरफ सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन घिरे हैं, उन सब के बीच में इजराइल अपने आप को खड़ा रखता है, मजबूती से रखता है। तो वजह यह है कि उसकी ये खुफिया तंत्र और साथ ही साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति। इजराइल ने काफी पहले एक लिस्ट जारी करके ईरान को कह दिया था कि मैं तुम्हें ऐसी कोई भी चीज हाथ में नहीं लगने दूंगा जो तुझे शक्तिशाली बनाएगा। उस वक्त ईरान ने इसे हल्के में लिया था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे कि मोसाद चुन चुन कर उन जगहों को अपने निशाने पे ले रहा है और ईरान कुछ नहीं कर पा रहा है। इसके अलावे इजराइल वह काम करने जा रहा है जिससे दुनिया चौंक जाएगी। इजराइल F-35 और F-35B को और उन्नत बनाने में लगा हुआ है। F-35 खुद में बहुत शक्तिशाली है और काफी मॉडर्न माना जाता है, लेकिन अब इजराइल उसको और भी मॉडर्न और भी उन्नत करना चाह रहा है। ऐसे में दुनिया का डर तो जायज है। वैसे ईरान ने भी इजराइल और अमेरिका का सामना करने के लिए चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया है और $400 मिलियन की समझौते कर लिए हैं। या दूसरी शब्दों में ये कहें कि ईरान नतमस्तक हो रहा है चीन के सामने। चीन की हरकतों को देखते हुए वैसे कोई भी देश इस वक्त चीन के साथ दोस्ती नहीं करना चाहेगा, क्योंकि दोस्ती करने वाले देश पर ही लगभग चीन का कब्जा हो जाता है। तो ऐसे में अब अगले निशाने पर ईरान है। ईरान अगर यह सोचता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ईरान के लिए यह गलत साबित होने वाला है। सिर्फ ईरान ही नहीं, पाकिस्तान के लिए भी ये गलत ही साबित होगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद जिस तरह से पाकिस्तान पर पूरी तरीके से अब नियंत्रण हो चुका है चीन का, वैसे ही नियंत्रण ईरान पर भी हो जाएगा। जिनके निर्णयों के कारण उन कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। शी जिनपिंग के खिलाफ सीसीपी के कई मेंबर्स के खड़े होने की उम्मीद है, जिसके बाद उन्हें अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ सकती है। आज का समय देखा जाए तो अमेरिका ने चीन की कंपनियों पर नकेल कसने की शुरुआत की थी। सबसे पहले हुआवे, फिर कई चीनी मीडिया कंपनियों को निशाना बनाकर चीन के ऊपर एक प्रेशर बनाया गया। उससे पहले अमेरिका ने चीन की 33 कंपनियों को भी बैन कर दिया। अब भारत ने चीन की 59 एप्लीकेशन को बैन कर दिया। चीन और शी जिनपिंग के ऊपर यह एक तरह से डिजिटल चोट है। इन चोटों से चीन में एक भूचाल आने वाला है। आपको बता दें, चीन में कोई भी कंपनी प्राइवेट नहीं है और सभी कंपनियों का लिंक किसी न किसी प्रकार से चीन के सत्ता पर बैठे सीसीपी के साथ है। अगर कोई कंपनी प्राइवेट है भी तो उसके मालिक या बोर्ड मेंबर्स का सीसीपी के किसी न किसी के साथ रिश्ता जरूर मिल जाएगा। यूसी ब्राउजर हो या अलीबाबा, सबके संबंध कुर्सी में बैठे सीसीपी के साथ है। यानी कि कहने का कुल मिला के अर्थ यही है कि सीसीपी के सदस्यों का इन कंपनियों में बड़ा पैसा लगा हुआ है
और अब भारत जैसे बड़े डिजिटल मार्केट से 59 एप्लीकेशन के गायब होने का सीधा प्रभाव इन एप्लीकेशन पर पड़ेगा। भारत में 800 मिलियन स्मार्टफोन यूजर हैं, जिनमें से आधे 25 से कम उम्र के हैं। यही नहीं, भारत में इंटरनेट भी सबसे सस्ता है। यही कारण है कि चीनी एप्लीकेशन भारत में लाखों डॉलर कमा रहे हैं। वास्तव में कुछ चीनी एप्लीकेशन के लिए भारत सबसे बड़े बाजार के रूप में था। अभी टिकटॉक 120 मिलियन से अधिक यूजर के साथ भारत में सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है। वास्तव में इस वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया ऐप के 30% डाउनलोड भारत में ही हुए हैं। पिछले साल जब टिकटॉक को थोड़ी दिनों के लिए बंद किया गया था, तो कंपनी ने अदालत में खुलासा किया था कि उसे हर दिन $5 लाख का नुकसान हो रहा है। और अब तो पूरी की पूरी 59 एप्लीकेशन बंद हो गई।